वेलकम टू माय चैनल पीके ज्ञानेक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर। हाल ही में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दवा तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन वज्र। इसका सही आंसर है बी, ऑपरेशन वज्र। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन वज्र के तहत जब्त की गई ड्रग ट्रामाडोल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फाइटर ड्रग के नाम से। इसका सही आंसर है ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन वज्र के दौरान केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन ने किस शहर के एक गोदाम से लगभग 30 मीट्रिक टन वजन की ड्रग्स की पूरी खेप जब्त की है? दिल्ली। इसका सही आंसर सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां किस अधिनियम के तहत कार्रवाई करती हैं? इसका ऑप्शन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट 1985, कस्टम एक्ट। इसका सही आंसर है सी, एनडीपीएस एक्ट 1985। अगला प्रश्न है, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के तहत बाढ़ को कम करने के उद्देश्य से राज्यों अब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितने करोड़ रुपए की स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना शुरू की गई है? इसका आंसर है सी, 3022.39 करोड़ रुपए। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत जल और स्वच्छता किस सूची का विषय है जिसके कारण शहरी बाढ़ का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में आता है? इसका सही आंसर है सी, राज्य सूची। हालांकि ये एक स्टैटिक जीके का प्रश्न है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली एक नियामक और प्रवर्तन एजेंसी है? इसका आंसर सी, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगला प्रश्न है, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार इसके विभिन्न वर्टिकल के तहत निर्मित मकानों पर लाभार्थियों के लिए कितने वर्ष का अनिवार्य लॉक इन पीरियड लागू होगा जिसके दौरान वे मकान बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं? 5 वर्ष, याद रखिएगा, 5 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा क्या निर्धारित की गई है? 3 लाख रुपए तक, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है बी। दिल्ली स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के हालिया जलवायु भेद्यता मूल्यांकन में दिल्ली के किस जिले को सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील जिला घोषित किया गया है? दक्षिणी जिला को, दक्षिणी दिल्ली के दक्षिणी साइड को। अगला प्रश्न है, अमृत 2.0 के तहत वैज्ञानिक तरीके से शहरी गर्मी को कम करने के लिए बिल्डिंग हीट रेजिलिएंट सिटीज रणनीति पायलट कार्यक्रम भारत के कितने शहरों में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है सी, 12 शहरों में। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी नियोजन निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका आंसर है बी, राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय। अगला प्रश्न है, भारत हाल ही में 20 जुलाई 2026 को मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन WTO के समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य देश बन गया है? 123वां सदस्य। जिनेवा में होने वाले इस 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में विश्व व्यापार संगठन के समझ भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है बी, वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल द्वारा। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल के हालिया आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत के किस राज्य में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की राजधानी के किस शहर में आयोजित इस ऐतिहासिक बिजनेस फोरम में भारतीय और मोल्दोवा कंपनियों को व्यापार के अवसरों को तलाशने का आह्वान किया है? चिसिनाउ, याद रखिएगा, चिसिनाउ। अगला प्रश्न है, सामाजिक
न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही स्माइल योजना का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर ए है। करेक्ट आंसर ए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। अगला प्रश्न है, भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल बेगरी योजना वर्तमान में देश के कितने शहरों में संचालित है? इसका आंसर है सी। इसका आंसर है बी, 216 शहरों में। अगला है, पुनर्वास केंद्रों और शेल्टर होम्स के पंजीकरण, प्रभावी कार्यान्वयन और डिजिटल ट्रैकिंग के लिए मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल मजबूत किया गया है? करेक्ट आंसर है बी, स्माइल बेगरी नेशनल पोर्टल। वित्तीय वर्ष 30-31 तक प्रधानमंत्री आवास योजना या अभिसरण के माध्यम से स्माइल बेगरी योजना के तहत कुल कितने व्यक्तियों को पुनर्वासित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है 35,000 व्यक्ति, सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर कौन सी 2 नई नागरिक केंद्रित डिजिटल सुविधाएं शुरू की गई हैं? इसका आंसर है बी, डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र हेल्प सेंटर। अगला प्रश्न है, राजमार्ग यात्रा ऐप पर शुरू की गई नई डिजिटल लोकल पास सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र टोल प्लाजा के कितने किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासी आवेदन कर सकते हैं? 20 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 20 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस टोल प्लाजा पर डिजिटल लोकल टोल पास की इस नई सुविधा को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, राजमार्ग यात्रा ऐप में एकीकृत किया गया नया मार्ग मित्र हेल्प सेंटर उपयोगकर्ताओं को कितनी भारतीय भाषाओं में अपनी शिकायतें या प्रश्न टाइप करने या बोलने की सुविधा देता है? 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, डिजिटल लोकल पास की पात्रता स्थापित करने के लिए मैनुअल दस्तावेजीकरण को समाप्त करने और पते व वाहन विवरण को स्वचालित रूप से सत्यापित करने के लिए इस ऐप को किन सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, डिजिलॉकर, वाहन और फास्टैग को एकीकृत किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के सहयोग से तैयार एडवोकेट्स संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है? इसका आंसर है बी, कानून और न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कोयला मंत्रालय ने हाल ही में किस वित्तीय लागत वाली सतह कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्री एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? 37,500 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने हाल ही में किस राज्य के सवाई माधोपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है, सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है? राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर है सी, राजस्थान। सवाई माधोपुर के सरकारी स्कूल में 2 शिक्षिकाओं द्वारा कक्षा 9 और कक्षा 11 की छात्राओं के कपड़े जबरन उतरवाने और उनके साथ मारपीट करने के पीछे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तात्कालिक कारण क्या था? 1,000 रुपये की राशि खो जाना। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कुल कितने करोड़ उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड किया जा चुका है? इसका आंसर है बी, 55.49 करोड़। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल बैंकिंग से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कौन सा विशेष जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ई बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, ई बात। अगला प्रश्न है,
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नागरिकों को किसी भी ऐसी विशिष्ट इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देने वाले सार्वजनिक मंच का क्या नाम है जो अवैध रूप से पैसा जमा या एकत्र करती है? अ, इसका करेक्ट आंसर है ए, सचेत पोर्टल। व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम और उसके नियम अधिसूचित किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर ए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 नागरिकों को अवैध लोन ऐप्स सहित किसी भी साइबर घटना की रिपोर्ट करने और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1930। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मोल्दोवा यात्रा के संबंध में यह कौन सा ऐतिहासिक तथ्य सही है? यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की गई पहली मोल्दोवा यात्रा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जुलाई 2026 में शुरू हुई 3 देशों की राजकीय यात्रा में मोल्दोवा के अलावा अन्य 2 देश कौन से शामिल है? उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मोल्दोवा के पेशेवरों के लिए किस तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया है? आईटेक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2021 के तहत कैप्टिव खदान मालिकों को अपनी वार्षिक उत्पादन का कितना प्रतिशत खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है? 50% तक। गैर विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी के तहत देश में धुले हुए कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और कोयला आयात को कम करने के लिए हाल ही में कौन सी नई विंडो बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर है कोल सेतु विंडो। एकीकृत कोयला रसद योजना के लक्ष्यों के अनुसार सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने के लिए वित्त वर्ष 2030 तक रेलवे के माध्यम से कोयला परिवहन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया? 75% तक। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के कौन से क्रम के सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया गया जिसका उल्लेख पीएम ने अपने संबोधन में किया? तीसरे। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजन वाली और सबसे लंबी ट्रेन है कौन सी? इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्रीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की एक प्रमुख नई तेल रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? राजस्थान के। अगला प्रश्न है, भारत के कपास क्षेत्र के वैश्विक और घरेलू उत्पादन आंकड़ों के संबंध में लिखित में से कौन सा तथ्य सही है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भारत कपास की खेती के क्षेत्र में दुनिया में पहले और उत्पादन और उपभोग में दूसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कपास की सभी 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियों की खेती करता है। भारत में संकर, हाइब्रिड और बीटी कपास उत्पादन में किस प्रजाति की हिस्सेदारी लगभग 90% है? इसका करेक्ट आंसर सी है जी, हिरसुटम अमेरिकन अपलैंड कपास। अगला प्रश्न है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में उत्तराखंड से किस देश को 24 टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के पहले निर्यात को सुगम बनाया? इराक। अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री अभिषेक देव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व अमीर और फादर अमीर के नाम से प्रसिद्ध महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन हो गया जिनके सम्मान में राज्यसभा में शोक संदर्भ पढ़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है बी, कतर। टूटू बोस के नाम से लोकप्रिय किस पूर्व राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया जिन्हें देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने और 3 दशकों से अधिक समय तक ऐतिहासिक मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब से जुड़े रहने के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, श्रीमान स्वप्न साधन बोस जी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक से लगातार 3 कार्यकालों 1982 से 2000 के लिए राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे किस महान नेता का हाल ही में निधन हो गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, श्रीमान एच हनुमंथप्पा जी। अगला प्रश्न है, मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ साझा की गई
नेशनल मेटा डेटा स्ट्रक्चर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा और सूचनाओं का देश भर में एक समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। इसका करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है, विरुधनगर और तेनकासी जिलों में किए गए परीक्षण के आंकड़ों के अनुसार 5G 4G नेटवर्क सेगमेंट में किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने सर्वाधिक 275.96 Mbps की औसत डाउनलोड स्पीड दर्ज की है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रिलायंस जियो। मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता जांचने के लिए ट्राई द्वारा आयोजित स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट आईडीटी के दौरान मुख्य रूप से किन प्रमुख सेवा मापदंडों का मूल्यांकन किया जाता है? इसका सी है, इसका करेक्ट आंसर बी है, कवरेज गैप, कॉल ड्रॉप दर, सीडीआर, कॉल साइलेंस और डेटा थ्रूपुट। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने हाल ही में जून 2026 में किस महानगर के सेवा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता जांचने के लिए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट आयोजित किया था? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई एलएसए। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार वर्तमान में सी पेन ग्राम्स पोर्टल के माध्यम से पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटान डिस्पोजल ऑफ ग्रीवांस के लिए औसत समय घटाकर कितने दिन से भी कम कर दिया है? 20 दिन। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत के कुल कोयला लिग्नाइट सहित आधारित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? 230.8 गीगावाट। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में जुलाई 2026 में मूल्यांकित की गई चिचलिक पीएसपी किस राज्य में स्थापित की जाने वाली एक प्रमुख महत्वाकांक्षी परियोजना है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया? वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न है, भूमि संसाधन विभाग ने हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश के साथ मिलकर नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है? गोवा। अगला प्रश्न, देश भर के शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया नक्शा प्रोजेक्ट का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल जियो स्पाशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर में प्रदर्शन कला से जुड़े कलाकारों और सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कला संस्कृति विकास योजना, KSBY। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में खुदाई के लिए चुने गए स्थलों में से एक मोराबंदर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध द्वीप या स्थान का हिस्सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी, एलिफेंटा द्वीप, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अशोक के रॉक इंस्क्रिप्शन के संरक्षण उत्खनन के लिए चर्चा में रहा फोर्ट जौगढ़ उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? गंजम जिला। करेक्ट आंसर है बी। ASI के चल रहे उत्खनन कार्यों की सूची में शामिल राजा बली का गढ़ के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन किले के अवशेष किस राज्य के मधुबनी जिले में स्थित है? बिहार राज्य के। इंपॉर्टेंट है बिहार स्टेट एग्जाम के लिए। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्तमान में की जा रही खुदाई में किस ऐतिहासिक स्थल पर अब तक सर्वाधिक 2.16 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत भविष्य में कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के निम्नलिखित में से किन उभरती हुई तकनीकों में प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजीज। संस्कृति मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार जब भी किसी प्राचीन कलाकृति या पुरावशेष की चोरी की सूचना मिलती है तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों और कस्टम एग्जिट चैनलों को सतर्क करने के लिए क्या जारी किया जाता है? लुक आउट नोटिस। अगला प्रश्न है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने के लिए हाल ही में शुरू की गई PM सेतु योजना का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड ITIs। अगला प्रश्न है, PM सेतु योजना के घटक
वन के तहत हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर देश के कितने सरकारी आईटीआई को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है? 1000 आईटीआई, जिसमें 200 हब और 800 स्पोक हैं। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए बुनियादी और अनुप्रयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल विकास को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? शोर कार्यक्रम, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। आज के इस वीडियो में इतना है। धन्यवाद साथियों।